ओमिक्रॉन वो कोविड का म्यूटेंट वायरस जिसकी वजह से विश्व भर में लोग इस वक्त सतर्क भी हैं और डरे हुए भी हैं, और इसी के साथ आगे क्या होगा, क्या इंडिया में बाकी देशों में लॉकडाउन की परिस्थितियां बनेगी, भारत में आशंका की क्या तीसरी लहर आएगी, इन तमाम आशंकाओं पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान सौम्या जी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रही है। सौम्या स्वामीनाथन जी जो कि WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। सौम्या जी, मैं एक एक करके हर बिंदु पर आपसे सवाल आज करना चाहती हूं। सबसे पहले जो इसके फैलने की रफ्तार है, जिस तेजी से ये फैलता है, उसके बारे में क्या हमें पुख्ता रूप से कुछ जानकारी है? मैं इसकी सिवियरिटी और सीरियसनेस पे बाद में आऊंगी। सबसे पहले जो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी का जो एक स्पीड है, जो रफ्तार है, उस पर आप क्या जानकारी देंगी सौम्या जी? दर्शकों को नमस्कार। एक्चुअली जब कोई नया वेरिएंट निकलता है इस वायरस का, तो हमें इसमें कई पहलुएं होती हैं। तो सबसे पहला तो ये है जो आपने पूछा कि क्या ये वेरिएंट पहले से, जैसे डेल्टा वेरिएंट हमें पता है कि बहुत तेजी से फैलता है और इसी के वजह से सेकेंड वेव हुआ था भारत में। तो अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं है कि ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट क्या डेल्टा से कम या ज्यादा तेजी से फैलता है। शुरू के जो रिपोर्ट्स दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनके बहुत कम केसेस हो गए थे। एक्चुअली उनका डेल्टा वेव कुछ महीने पहले चला था और उनका जो है पूरा एपिडेमिक बहुत कम हो गया था, बहुत कम केसेस थे। और एकदम से उन्होंने नोट किया कि कुछ ऐसे क्लस्टर्स उनको मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहले कॉलेज में उनको मिला, जहां पे कई सारे युवक पॉजिटिव निकले, सबके बड़े मतलब माइल्ड सिम्टम्स थे। और फिर जब उन्होंने उसकी सीक्वेंसिंग करी, तब उन्होंने देखा कि ये तो एक नया वेरिएंट है। तो एक तो उन्होंने इसके ऊपर काफी अच्छी तरह से जांच करी और हमें दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों सभी आभारी होने चाहिए हम लोग सब कि उन्होंने ओमाइक्रॉन के बारे में पता लगाया। ये पता नहीं है कि वो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ, ओरिजिनेट हुआ या और कहीं। ये तो अभी टाइम जैसे होएगा, सब देश इसको अब सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तब जाके पता चलेगा। बट एट दिस पॉइंट हमें पूरी तरह से ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में नहीं पता है। हो सकता है कि ये डेल्टा जैसे या डेल्टा से कुछ ज्यादा भी ट्रांसमिसिबल हो, इन्फेक्शियस हो, पर इसमें 1 हफ्ता 10 दिन और लगेंगे जानकारी आने में। 1 सप्ताह 10 दिन आप कह रहे हैं जानकारी आने में लगेंगे कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी जिस तेजी से ये बढ़ता है, लोगों को इन्फेक्ट करता है, उसमें क्या होगा। अब जरा इसकी सीरियसनेस पर आते हैं, जो सिवियरिटी है। क्या लोगों के मन में बहुत आशंका है, क्योंकि भारत में तो आपको पता ही होगा किस तरह से लोगों ने दूसरी लहर की मार को झेला था, कोमॉर्बिडिटीज वाले के लिए जान पर बनाई थी। ऐसे में मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि इसकी गंभीरता को लेकर हम क्या जानते हैं, या कोमॉर्बिडिटीज वालों पर क्या असर हो सकता है? मुझे दोबारा वही कहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप प्रश्न ओमाइक्रॉन के बारे में पूछेंगे, 4 दिन हुए हैं जब दक्षिण अफ्रीका ने WHO को बताया और शुक्रवार को ही WHO की कमिटी ने कहा कि ये एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। और कंसर्न इसलिए कहा और रिस्क इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि इसमें जो म्यूटेशंस हैं, जो बदलाव आए हैं वायरस के अंदर, उसका पहला एक्सपीरियंस है। वैज्ञानिक इस म्यूटेशंस को देख चुके हैं। कई सारे नए भी हैं, बट कई ऐसे भी हैं जो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट्स में थे। और उन म्यूटेशंस की प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं। इससे कुछ ऐसे हैं जिससे इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है, ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है। कुछ ऐसे हैं जिससे एंटीबॉडीज कम काम कर सकती हैं। तो इसीलिए ये कंसर्न है, पर कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। जब अभी तक जितने भी केस मिले हैं कई देशों में, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये ज्यादा विरुलेंट है या ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा बीमार करता है लोगों को। पर अगेन आई थिंक हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर हम पूरी तरह नहीं पता लगा सकेंगे कि ये बीमारी कितनी होती है इससे। क्योंकि अभी जो शुरू में दक्षिण अफ्रीका के केस थे, जैसे मैंने कहा, वो ज्यादातर युवक थे। उसमें कुछ ऐसे भी थे जिनको जो वैक्सीन ले चुके थे। तो पूरी तरह से
क्लिनिकल पिक्चर पता लगाने के लिए टाइम लगेगा, परंतु मैं ये जरूर कहूंगी कि जो प्रिकॉशंस हम पहले कोविड के लिए कह रहे थे, जितनी सावधानियां हमने बताई हैं, लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो नहीं बदलेंगी, क्योंकि वो ही वायरस है, वो ही कीटाणु है। तो मास्क पहनना, दूरी रखना, खिड़की दरवाजे खोल के रखना, लोगों को बाहर मिलना, भीड़ भाड़ ना करना। आजकल मेरे ख्याल से शादियों का सीजन है, लोग शायद अपनी छुट्टियां मनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये सावधानी का टाइम है, ढीला होने का टाइम नहीं है, जब तक हमें और इसके बारे में पता नहीं लगे। आपने बताया मैम कि ज्यादातर युवक थे जहां जो साउथ अफ्रीका में जिन लोगों में ये पाया गया, और वहां पर उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग की। सिम्टम्स को लेकर क्या कोई रेकरिंग पैटर्न वहां पर दिखा है? क्योंकि ऑफ हैंड जब हम लोगों ने कई जगहों पर रिसर्च, कई आर्टिकल्स को वहां का पढ़ा, तो वो कह रहे थे कि सिम्टम्स जो वहां पर दिखे वो माइल्ड ही थे, हेडेक और हल्का फीवर। क्या रेकरिंग सिम्टम्स की कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आपके पास है जिसके बिना पर आप कहें कि कंफर्म्ड अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कम्युनिटी में कैसे बिहेव करता है उसके लिए तो इंतजार करना ही होगा, लेकिन कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं क्या सिम्टम्स के बारे में जो आपके पास हो? जो दक्षिण अफ्रीका में जो डॉक्टरों ने सबसे पहले देखा, उन्होंने कहा कि ये सिर दर्द और बदन दर्द और कुछ टायर्डनेस के सिम्टम्स दिखाई दिए, पर उन्होंने खुद ये भी कहा कि वो सिर्फ पहले इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, पहले 20 या 30 केस में, और ज्यादातर उसमें युवक थे। तो इसलिए उन्होंने भी खुद कहा कि इसको लेके ना चलें कि ये वायरस जो है ये माइल्ड है या वीकर है या इसके सिम्टम्स अलग हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे कई रिपोर्ट्स आ चुके हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि सिम्टम्स के ऊपर वेरिएंट को पता लगाना ठीक नहीं है, ये साइंटिफिकली बिल्कुल गलत रहेगा। तो मेरे ख्याल से अभी ज्यादा स्पेक्युलेट नहीं करना चाहिए, हमें सावधानी रखनी चाहिए। और जो जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है सब देशों में, भारत में भी कंसोर्टियम बना है इंसाकॉग, जो कई राज्यों में लैब्स इसके ऊपर दिन रात काम कर रही हैं। तो जैसे जैसे दिन निकलेंगे इस वेरिएंट के बारे में और जानकारी मिलेगी, और जैसे ही हमें मिलती है हम सबको बताते रहेंगे। जी बिल्कुल मैम, आपने म्यूटेशंस की बात की और कहा जा रहा है 30+ या फिर लगभग 50 म्यूटेशंस इसमें पाए गए हैं। म्यूटेशंस और जो अभी हमारे पास उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी है, उसके नजरिए से अगर हम देखें तो डेल्टा वर्सेस ओमाइक्रॉन, आप कहां पर देखते हैं म्यूटेशंस के नजरिए से जो अभी साइंटिफिकली आपको समझ में आ रहा हो? तो जब वैज्ञानिकों ने इस ओमाइक्रॉन के बारे में सबसे पहले देखा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में और फिर हमें पेश किया, तो सबसे एक्चुअली सरप्राइज की बात ये थी, आश्चर्यता की बात ये थी कि इसमें म्यूटेशंस पहले के वेरिएंट से इसमें बहुत ज्यादा थे। तो अप्रोक्सीमेटली 50 म्यूटेशन थे, जिसमें 30 लगभग म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन पे थे। जो स्पाइक प्रोटीन वो है जो वायरस को हमारे सेल्स में एंट्री देता है, सेल्स में एंट्री करता है। तो उसमें जब म्यूटेशंस होती हैं तो वो वायरस के प्रॉपर्टीज को, लक्षण को बदल सकता है, जैसे कि वो ज्यादा अच्छी तरह से ट्रांसमिट करे, इन्फेक्शन करे। बट एक चीज और मैं कहना चाहूंगी वैक्सीन के बारे में, कि जितने भी अभी तक वेरिएंट्स हमने देखे हैं उसमें कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है जो बिल्कुल वैक्सीन जिस पे काम नहीं करती हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम, परंतु ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है अभी तक। तो इसलिए हमें मेरे ख्याल से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन काम नहीं करेंगी पूरी तरह से, क्योंकि एक तो एंटीबॉडीज जनरेट करती हैं हमारे बदन में, परंतु उसमें दूसरी तरह के सेल्स भी होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, टी सेल्स जिसे कहते हैं। तो उनको आसानी से हम लोग नाप नहीं सकते खून में, परंतु वो ही हैं टी सेल्स जो निमोनिया होने से, बहुत बीमार होने से हमें सुरक्षित रखती हैं। तो अभी तक यही मान के चलें कि वैक्सीन प्रोटेक्ट कर रही हैं। और दूसरी बात यह है कि आज अभी तक तो डेल्टा ही है पूरी दुनिया में, 99% ऑफ केसेस तो डेल्टा से हो रही हैं। तो अभी हमें डेल्टा से ही बचने का टाइम है, पर आगे जाके ये ओमाइक्रॉन है, आगे भी वेरिएंट्स आ सकते हैं। तो जितने जल्दी हम वैक्सीनेशन पूरी तरह करें और इसका जो है कंट्रोल करें, ताकि इसको एक मौका ना मिले बदलने का, जितना मौका मिलता है वायरस को उतना ये
वेरिएशन करता रहेगा। तो समराइज करें आपकी बात को, तो आप कह रही हैं कि अभी तक हमारे पास प्रमाण नहीं है कि ये वैक्सीन कारगर नहीं होंगे अलग अलग म्यूटेंट्स पे, इसीलिए वैक्सीन का प्रोग्राम हर देश को वैसे ही आगे ले जाना चाहिए, आम लोगों को वैक्सीन वैसे ही लेना चाहिए। इसी के साथ जोड़ते हुए बूस्टर डोज पर आपकी क्या राय है, अगर आप संक्षिप्त में समझा सकें। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हर देश में जो हाई रिस्क ग्रुप है उनकी पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो। दैट इज जो 45 साल से ऊपर लोग हैं, स्पेशली जिनके अंडरलाइंग डिजीजेस हों, जैसे शुगर की बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर की। बट ज्यादातर बीमारी हम और मौत जो हुई है वो 45 साल के ऊपर के लोगों में हुई है। तो 45 साल के ऊपर वाले सब 2 डोज का वैक्सीनेशन पूरा करें, ये हर देश के लिए सबसे पहला प्रायोरिटी है। और दूसरा ग्रुप वो है हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, बाकी लोग जो हेल्थ में काम करते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनके लिए बहुत पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ती है। तो जब ये ग्रुप्स पूरी हो जाएंगी उसके बाद ये सोचा जा सकता है कि उससे एज ग्रुप कम, कुछ देशों में बच्चों में भी वैक्सीन देने लगे हैं, पर ज्यादातर हमने देखा है कि बच्चों में ज्यादा सीरियस बीमारी नहीं होती। अब बूस्टर्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ देशों में ये देखा गया कि 6, 7, 8 महीने वैक्सीन लगाने के बाद उसकी जो एफिकेसी है वो कुछ परसेंटेज पॉइंट कम हुई है। जैसे 90% पे जो एफिकेसी थी वो 80% पे आई है। तो बूस्टर लगाने से वो ये मान के चल रहे हैं कि उसको दोबारा हम बड़े हाई लेवल पे उसको ला सकें। तो इस तरह से अभी तक इंडिया का कोई डेटा नहीं है कि वैक्सीन्स का जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो रहा है या कुछ एज ग्रुप्स में उसका असर कम हो रहा है। तो ये डेटा को देख के हर देश को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि बूस्टर्स क्या देने चाहिए कि नहीं, और किस एज ग्रुप में देने चाहिए, कौन से ग्रुप को देने चाहिए और कौन से इंटरवल पे देनी चाहिए। क्योंकि वैक्सीन्स भी हर देश में अलग अलग वैक्सीन यूज कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो ये जो है ये भारत को अपने डेटा लेके देख के उसके बाद उसका निर्णय करना पड़ेगा। भारत के नजरिए से अगला सवाल है आपसे, क्योंकि कई मुल्कों ने अब साउथ अफ्रीका, हांगकांग, इन जगहों से आने वाले विमानों को रद्द कर दिया है, बंद कर दिया है। क्या आपको लगता है भारत को भी ऐसा ही कोई फैसला लेना चाहिए? और इसी के साथ लॉकडाउन को लेकर आपकी क्या राय है? तो पहले हम ट्रैवल की बात करते हैं कि WHO ने ट्रैवल गाइडेंस अपडेट किया है, देशों को बताया गया है कि किस तरीके से। तो हमारा अप्रोच ये है कि एक रिस्क बेस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होना चाहिए। सिर्फ एक कोई एक्शन लेकर हम लोग सावधान नहीं हो पाएंगे। जैसे कि कुछ देशों ने सिर्फ सेलेक्टेड देशों से ट्रैवल बैन किया है, और अब जैसे हम देख रहे हैं कि ओमाइक्रॉन तो कई देशों में ऑलरेडी है। तो कुछ देशों को टारगेट करने से ये मतलब कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है रोकने का। इससे बेहतर ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जितने भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, वो PCR कराएं, आने से पहले उनका PCR टेस्ट हो। लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है जैसा सेकेंड वेव में हमने देखा था? WHO ने ये भी बहुत साफ साफ कहा है कि हम लोग लॉकडाउन जो है वो बहुत एक एक्सट्रीम स्टेप है। जब बाकी सब उपाय फेल हो जाते हैं तब जाके लॉकडाउन को देखना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत इफेक्ट्स होते हैं, बहुत इम्प्लीकेशंस होते हैं, जैसे हमने खुद देखा है कई देशों में। तो लॉकडाउन एक जल्दी से या आसानी से लेने का कोई निर्णय नहीं है, ये बहुत गंभीर चीज होती है। तो इससे लॉकडाउन से पहले ऐसी बहुत चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका सौम्या स्वामीनाथन जी, जो कि मुख्य वैज्ञानिक है WHO की, आज तक पर हमारे साथ लाइव जुड़ी थी। और जैसा आपने सौम्या जी कहा, बिल्कुल सही बात है, हम इस वायरस से थक गए हैं, लेकिन ये वायरस अभी थका नहीं है और इसीलिए हमें अभी मुकाबला डट कर करना पड़ेगा। पूरी मानवता को इसके खिलाफ एकजुट होकर ये समझना होगा कि बचाव ही तरीका है, और कम से कम भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, मास्क हमेशा पहनकर रखें, खुला कम से कम खुले रखें, खिड़कियों को, दरवाजों को खुले में लोगों से मिले तो वो बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौम्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।